हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेम संजीत वर्मा। जीत IQ क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, पार्ट 10 है। ठीक, इसके पहले वाली वीडियो में हमने समपरासारी, अल्परासारी, अधपरासारी एवं प्रतिलोम परासरण के बारे में मैंने बताया था। ठीक, तो आज हम बताएंगे राउल्ट का नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राउल्ट का नियम की बात करते हैं तो राउल्ट ने नियम दिया तो किस पर नियम दिया, इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर वाष्प दाब हमने लिख दिया है। तो वाष्प दाब होता क्या है? वाष्प दाब से ही पता चल जा रहा है कि वाष्प द्वारा जल की सतह पर लगाया गया दाब जो होता है वाष्प दाब कहलाता है। लेकिन टॉपिक ये बनता है इस पर कि कब लगता है यह दाब। जैसे कोई मान लीजिए, यहाँ पर हम एक पात्र ले लेते हैं। ठीक, ये कोई कंटेनर हो गया और कंटेनर को हम ऐसे बंद कर देते हैं। बंद इस तरह से कर देते हैं कि इस पर किसी ताप का प्रभाव ना पड़े। ठीक, अब ताप के प्रभाव का मतलब या तो ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई ना कोई ताप हम दे सकते हैं इसको। भाई अगर बंद भी है तो बाहर से अगर हीट करेंगे तब भी उस पर कोई ना कोई ताप पड़ेगा, किसी ताप पर। ठीक, किसी ताप पर इसमें कोई द्रव भरा हुआ है। अब क्या हो जाए, अगर द्रव क्या होगा, धीरे धीरे वाष्पित होगा तो यहां से वाष्प बनकर ऊपर जाएगी। ठीक, अब होगा क्या, स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा यहाँ पर जैसे जल है, थोड़ी सी वाष्प बनेगी, ऊपर जाएगी और फिर नीचे जाएगी। फिर कुछ मात्रा फिर वाष्प में परिवर्तित होगी, फिर नीचे आएगी। तो धीरे धीरे ऐसे क्या होगा कि अधिक मात्रा में वाष्प बनेगी और यहाँ पर जल की मात्रा कम होती जाएगी। वाष्प की मात्रा बढ़ती जाएगी, जल की मात्रा कम होती जाएगी। ध्यान देना, कहने का मतलब स्टार्टिंग में वाष्प की मात्रा कम, जल की मात्रा ज्यादा। लेकिन जब धीरे धीरे क्या होगा कि जल की मात्रा कम होती जाएगी और वाष्प अधिक मात्रा में बनती जाएगी, तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि वाष्प और जल की मात्रा दोनों बराबर हो जाएगी। ठीक, द्रव जो होगा और वाष्प दोनों की मात्रा बराबर हो जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि वह साम्य अवस्था में है। ठीक, जब बराबर हो गई तो कह सकते हैं कि साम्य अवस्था में है। तो साम्य अवस्था में जो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर जो दाब लगाया जाता है उसे ही हम वाष्प दाब कहते हैं। तो इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप वैसे लिख सकते हैं, हम बोल रहे हैं इसको। स्थिर ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में लगाया गया जो दाब होगा उसे हम वाष्प दाब कहते हैं। फिर से एक बार देखना, स्थिर ताप पर वाष्प द्वारा साम्य अवस्था में द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। इसको आप लिख सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं राउल्ट के नियम के ऊपर। ठीक, तो वाष्प दाब से रिलेटेड ही राउल्ट ने नियम दिया था। जैसे कोई विलयन ऐसा हो, ठीक, मीन्स राउल्ट ने द्रवों से मिलकर विलयनों के वाष्प दाब के बारे में नियम दिया था। द्रवों से मिलकर बने विलयन, कोई दो द्रव ऐसे हो, चाहे वोलाटाइल हो या नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब वाष्पशील और नॉन वोलाटाइल का मतलब अवाष्पशील, जो वाष्पित ना हो। ठीक, तो दो द्रवों के मिलने से जो विलयन बनता है उसके ऊपर जो बनता है उस विलयन का जो दाब होगा उसके ऊपर राउल्ट ने एक नियम दिया था जिसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। तो इन्होंने दो द्रवों के ऊपर नियम दिया था। पहला हम बात करते हैं अवाष्पशील। पहली हम बात करते हैं अवाष्पशील। तो बता रहे थे पहला जो है वाष्पशील पदार्थों के लिए। ठीक, हेडिंग डालना कि राउल्ट ने पहला नियम जो दिया था वाष्पशील पदार्थों के लिए दिया था। वाष्पशील पदार्थों के लिए, इसको हेडिंग डाल लेना आप लोग। स्टार्टिंग में आप लोग लिखना, राउल्ट ने दो द्रवों से मिलकर विलयनों के वाष्प दाब के बारे में एक नियम दिया जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। तो राउल्ट ने जो नियम दिया था दो पदार्थों के लिए दिया था, एक वाष्पशील पदार्थों के लिए और दूसरा अवाष्पशील पदार्थों के लिए। तो पहला जो है वाष्पशील पदार्थों के लिए। ठीक, तो वाष्पशील पदार्थों के लिए हम बात करते हैं तो यहां हम लिखते हैं कि इस नियमानुसार
इस नियमानुसार दो या दो से अधिक, इस नियमानुसार दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक द्रवों से मिलकर बने मिश्रण के प्रत्येक अवयव का, मिलकर बने मिश्रण के प्रत्येक अवयव का, मिश्रण के प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक द्रवों से मिलकर बने मिश्रण के प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसके पहले हम लोगों ने हेनरी का नियम पढ़ा था। हेनरी के नियम में भी यही टॉपिक हमने लिखवाया था और वहां पर हमने लिखवाया था P प्रोपोर्शनल टू x करके लिखवाया था गैस के लिए। ठीक, P हो गया प्रेशर, x हो जाता है मोल अंश जो घोला जाता है। ठीक, तो यही टॉपिक हेनरी के नियम में भी था और यही टॉपिक यहाँ भी है। तो दो या दो से अधिक द्रवों से मिलकर बने मिश्रण के प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती, आंशिक दाब मोल अंश, x जो होगा मोल अंश मीन्स कुछ मात्रा होती है। ठीक, अब स्टार्टिंग में यहाँ हम बात करते हैं, थोड़ा सा फिगर बनाएंगे छोटा सा। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर दो कंटेनर कोई हो जाए, ध्यान देना ये थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए छोटा बना रहे हैं। ये हो गया, ये दो द्रव को हम इसमें डाल रहे हैं। ठीक, दोनों एक ही जैसे, ऐसा नहीं छोटा और बड़ा है, दोनों एक ही जैसे हैं। अब ये दोनों मान लीजिए क्या हो गया, P1 हो गया। अगर ये कोई मान ले 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये मिलकर जो बनेंगे बिलियन बनाएंगे, ये जो बनाएंगे बिलियन बनाएंगे। ठीक, ध्यान देना ये दोनों, भाई इसमें हमने लिखा है दो या दो से अधिक द्रव, तो ये पात्र में एक द्रव रखा हुआ है, एक पात्र में ये द्रव रखा हुआ है। अब दोनों को मिलने से मिश्रण के प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो ध्यान देना यहाँ पर, अगर एक द्रव ये हो गया इसमें भरा हुआ है, एक ये हो गया, ये ध्यान देना यहाँ पर हम कोई द्रव डाल दे रहे हैं। अब देखना इस द्रव की जो वाष्प बनेगी वो यहाँ बनेगी। ठीक, ये वाष्प हो गई। अब इसी तरह इसमें भी द्रव डाल दिए। ठीक, यहाँ भी वाष्प निकलेगी। ठीक, ऐसा तो है नहीं। ठीक, अब वाष्प यहाँ पर निकली। तो अगर देखा जाए स्टार्टिंग में जो था, जैसे इसमें विलयन तो है लेकिन इस विलयन में हमने वाष्पशील द्रव को मिलाया है। जैसे कोई द्रव था, इसमें अवाष्पशील द्रव को हमने मिलाया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में जब प्योर विलायक था, ठीक है, शुद्ध विलायक था, तो उसका दाब कुछ और रहा होगा। जब हम उसमें वोलाटाइल पदार्थ मिला दिए, वाष्पशील पदार्थ मिला दिए, उसके दाब में या तो वृद्धि हो जाएगी या तो कमी हो जाएगी। जब कुछ नहीं मिलाते हैं तब स्टार्टिंग में जो उसका दाब था, जो आंशिक दाब था, वो लगभग 1 के लिए P1 नॉट या P1 जीरो भी कह सकते हैं, ऊपर लगता है, इसे नॉट या जीरो कह सकते हैं। और इसकी बात दूसरा, ये कोई कंटेनर है, ठीक, अब 2 है तो यहाँ पर हम P2 नॉट मान सकते हैं। ठीक, ये हो गया P1 नॉट P2 नॉट। और अगर इसकी बात करते हैं, इसको हम P मान सकते हैं, भाई तो विलयन इसको मिलने के बाद ही बनेगा। ये क्या हो गया, P हो गया। ठीक, ये सोल्यूशन हो गया विलयन। तो स्टार्टिंग में जो हमने
अब इसके अनुसार हम देखेंगे दो या दो से अधिक द्रवों के मिलकर बने मिश्रण के प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। कहने का मतलब अगर ये द्रव है तो इसमें जो घोला गया है तो घोलने के बाद जो दाब पड़ेगा है ना, स्टार्टिंग में तो P1 0 था, लेकिन जब घोल दिए तो एक दाब और पड़ेगा जिसे हम P1 मान सकते हैं और इसे हम P2 मान सकते हैं। ठीक, तो इस नियमानुसार जो होगा, आप लोग इसको ध्यान देना, इस नियमानुसार जो होगा, ऊपर हम मिटा रहे हैं। ठीक, इस नियम के अनुसार जो होता है, यहां लिखा है दो या दो से अधिक पदार्थों के से बने मिश्रण के प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब। आंशिक दाब स्टार्टिंग में, भाई आंशिक दाब की बात करते हैं तो ये तो शुद्ध विलायक का था, स्टार्टिंग में था, जब इसमें वोलेटाइल वाष्पशील द्रव मिला दिए तब उसका दाब P1 हो जाएगा। ठीक, आंशिक दाब उसके मूल अंश के जो वाष्पशील पदार्थ मिलाया गया उसको हम x1 मान लेते हैं। ध्यान देना, क्या मान लिए, x1 मान लिए। मीन्स जब इसमें वोलेटाइल पदार्थ वाष्पशील द्रव मिला दिए, स्टार्टिंग में O का मतलब होता है ओरिजिनल, ठीक है, O, फिर नॉट पढ़ते हैं, O भी पढ़ सकते हैं, प्योर। जब प्योर विलायक था तब इसका प्रेशर P1 0 था, और जब इसमें वाष्पशील द्रव मिला दिया गया तब इसका जो प्रेशर हो गया P1 हो गया। ठीक, तो जब द्रव मिलाए तो जितना मिलाएंगे उतना इसका दाब बढ़ेगा। हेनरी के नियम में हमने यही लिखवाया था ना कि जितना कोई पदार्थ मिलाते हैं या जितना दाब डालते हैं उतना पदार्थ मिलता है, जितना पदार्थ मिलाएंगे उतना दाब बढ़ेगा। जब इसमें कोई पदार्थ मिलाते हैं तो उसका स्टार्टिंग में P0 था, P1 0 था, वो P1 हो जाता है। इसको मिला दिया। अब यहां से इसको हम हटाएंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो P1 इज इक्वल टू, यहां पर एक आंशिक दाब आ जाता है जिसे हम P1 नॉट कहते हैं। ये जो था स्टार्टिंग में जो था P1 नॉट, और ये x1। ठीक, इसको हम कोई समीकरण मान लेते हैं। इसी तरह दूसरे के लिए भी होगा, जो दाब होगा P2 प्रोपोर्शनल टू x2। ठीक, अब ये जब हटेगा तो यहाँ पर देखिए क्या आया था, P1 0 आया था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा P2 0। P2 इज इक्वल टू P2 0 x2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, फिगर आप लोग देख रहे हैं, अब इसमें देखेंगे कि क्या कौन सा टॉपिक क्या है। ठीक, अब कुछ चीजें यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे जहां, ध्यान देना, आप इस टॉपिक को लिख लीजिएगा, थोड़ा लंबा हो जाए तो बहुत छोटा हो जाएगा। जहां P1 0 तथा P2 0 क्या है, शुद्ध विलायक का आंशिक दाब। यहाँ पर हम लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटाएंगे। जहां P1 0 एंड P2 0 क्या है, भाई यहाँ पर अगर देखा जाए P1 और P2 0 जो है शुद्ध विलायक का आंशिक दाब है, शुद्ध विलायक का। स्टार्टिंग में जब कुछ नहीं मिलाया, जब वाष्पशील द्रव नहीं मिलाए थे तब शुद्ध विलायक, इसीलिए हम विलायक कह दिए। अभी इसमें कुछ मिलाया नहीं, मिलाने के बाद तो विलयन बन जाता है ना। शुद्ध विलायक का जो है आंशिक दाब, ये दोनों। और P1 की बात करते हैं, P1 और P2 क्या है, दो अलग अलग द्रवों के आंशिक दाब हैं। P1 और P2 की बात करते हैं, इसको यहां पर ऐड करते हैं। P1 एंड P2 जो है अलग अलग द्रवों के आंशिक दाब हैं, अलग अलग द्रवों के आंशिक दाब हैं, आंशिक दाब। ठीक, इसमें देखिए थोड़ा सा हम ये इसको डाले नहीं है, आप लोग इसको भर दीजिएगा। ठीक, इस चीज को, तो इसी तरह ये वाष्प है, ठीक, ये द्रव है और ये वाष्प होगा, तो ये हो गया। अब x1 की बात करते हैं, x1 और x2 क्या है, मोलों की संख्या है। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देना, x1 और x2 क्या है, मोलों की संख्या। हमने बताया था इसके पहले, x1 एंड x2 क्या है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या है x1 और x2। तो अब हम यहाँ जानते हैं डाल्टन का एक आंशिक दाब होता है। डाल्टन का आंशिक दाब से विलयन का कुल दाब उसके आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। ठीक, डाल्टन का ये नियम था। डाल्टन एक वैज्ञानिक थे। डाल्टन के नियमानुसार
डाल्टन के नियमानुसार होता क्या है कि कुल दाब जो होता है विलयन का कुल दाब उसके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो स्टार्टिंग में जो बना था वो विलयन था और इस साइड जो दोनों कंटेनर थे वो तो विलायक थे। तो उसका जो दाब विलयन का दाब कितना था P, विलयन का दाब जो होता है उसके आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है P1 और प्लस P2 ये हो गया। अब P1 की बात करते हैं, P1 कितना है, P1 की बात करें तो P1 बराबर P1 नॉट और x1 और P2 की बात करें तो P2 नॉट और x2 यहाँ दिख रहा है x2। ठीक, अब P बराबर कितना हो गया इतना और ये जो होगा इस पर मिलता है, आप देख पा रहे हो। ठीक, इसी तरह अगर 2 या 2 से अधिक विलायक ले लेते हैं तो यहाँ P3 नॉट और डॉट डॉट कर देते हैं, इसी तरह बढ़ता चला जाता है P3 नॉट x3 P4 नॉट इसी तरह बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये न्यूमेरिकल लगेगा इस पर। धन्यवाद, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला टॉपिक तो हो गया था। अब दूसरा टॉपिक जो है अवाष्पशील पदार्थों के लिए। राउल्ट ने हमने बताया था कि पहले जो नियम था वाष्पशील के लिए था, ये दूसरा जो है अवाष्पशील पदार्थों के लिए, नॉन वोलाटाइल मैटर्स कह सकते हैं, नॉन वोलाटाइल कहते हैं इसे। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे अवाष्पशील में होता क्या है। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है वह कम हो जाता है और वोलाटाइल में क्या था, वाष्प दाब वृद्धि हो जा रही थी। ठीक, तो इसमें किसी लिखेंगे हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट पदार्थ, ठीक है, शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघट अब वैद्युत अनवघट की बात आ गई तो अनवघट का मतलब जो अवघटित ना हो, प्लस और माइनस में ना टूटे, पदार्थ मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। तो इसे कहेंगे क्या, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अवनमन का मतलब कम होता है, कम हो जाता है। वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है, ध्यान देना। अवनमन का मतलब ही होता है कम। तो यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट, यहाँ पर देखना, यदि मान लेते हैं हम शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट हो गया, ठीक, तथा विलयन का वाष्प दाब PS हो गया। ध्यान देना, ये P नॉट हो गया, ये क्या हो गया, PS हो गया। तब वाष्प दाब का अवनमन जो होगा, तो तब वाष्प दाब का अवनमन क्या, ध्यान देना, अवनमन में हमने बताया कमी होता। कमी कब होगी, जैसे आपके पास 5 रुपए है और फिर बाद में आपके पास 2 रुपए हो गए, तो आप कमी कितना कर दिए, 3 रुपए की कमी हो रही, तो पहले वाले से दूसरे वालों को घटाएंगे। ऐसा नहीं दूसरे वालों से पहले वालों को घटाएंगे, ठीक, पहले वाले से दूसरे वाले की घटाएंगे, तो जितना कमी होगी वो हमें पता चल जाएगा। तो का अवनमन जो होगा P नॉट, स्टार्टिंग में कितना था, P नॉट माइनस PS। अगर ये PS ज्यादा हो जाएगा तब तो वृद्धि हो जाएगी। भाई पहले आपके पास 10 रुपए हो, फिर बाद में 5 हो जाए, उसे अवनमन कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कम हो गया। लेकिन अगर 5 से 15 हो जाता है या 5 से 10 हो जाता है तो वृद्धि हो जाएगी, फिर वो अवनमन नहीं हो जाएगा, उन्नयन हो जाएगा फिर। तो P नॉट, स्टार्टिंग में P नॉट से PS को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे।
ध्यान देना, स्टार्टिंग में जो विलायक का वाष्प दाब था P0 था, और जब उसमें हम अवाष्पशील पदार्थ मिला दिए तो उसका वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। तो मिलाने के बाद जो विलयन बना उसका वाष्प दाब PS मान लिए, तो कमी दिखाने के लिए हम पहले में से दूसरे को घटा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, वाष्प दाब का अनुमान है। ठीक होगा, ये होगा लिख देंगे, अनुमान होगा। अब यहाँ पर ये परिभाषा होती है कि पूछा जाता है वाष्प दाब का अनुमान किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ से पूरा लिखना है। इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद कर देना, क्योंकि ये डिफिनीशन अलग से ही पूछी जाती है कि वाष्प दाब का अनुमान कहते किसे हैं। तो हम यही परिभाषा कहेंगे, चाहे वो पूछेगा राउल्ट के नियम का अवाष्पशील पदार्थों के लिए आप परिभाषित कीजिए, या तो वाष्प दाब का अनुमान कहते किसे हैं अलग से ही डिफिनीशन पूछी जाती है, तब भी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। और कभी कभी पूछी जाती है वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान किसे कहते हैं। आपेक्षिक अनुमान का मतलब पहले से भाग देकर हम निकालते हैं। ठीक, तथा यहाँ पर लिखेंगे, तथा ध्यान देना, तथा फी नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई फी नॉट, ध्यान देना, डिवाइडेड बाई फी नॉट वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान कहलाएगा। वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान कहलाएगा, ये भी एक डिफिनेशन आपेक्षिक अनुमान की भी पूछ ली जाती है अलग से ही, तो इसको भी हम अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो लिखना आपको यही रहेगा। तो राउल्ट के नियमानुसार क्या होता है, राउल्ट का नियमानुसार अगर देखेंगे तो होता क्या, आप इसको बढ़िया से लिख लीजिए। तो राउल्ट का नियम कहता है, यहां तक तो हमने बता दिया वाष्प दाब का अनुमान और वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान। ठीक, अब इसी में थोड़ा सा टॉपिक है इस नियमानुसार। ठीक, नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार होता क्या है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान, वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो आपेक्षिक अनुमान अभी हमने यहाँ पर निकाला था, कितना होता है, फी नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई फी नॉट। देखिए राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, ये तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान हो गया, जो ही परिभाषा में हमने लिखा था ऐसे करके। किसके बराबर होता है, मोल प्रभाज के। मोल प्रभाज जो होता है यहाँ पर देखेंगे N प्लस कैपिटल N, ये एक बन गया फार्मूला, इस पर न्यूमेरिकल लगेगा। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा और टॉपिक हम देखेंगे, यहाँ पर और टॉपिक देखेंगे हम के बराबर हो, ध्यान देना। तो यहाँ पर हम एक टॉपिक देखेंगे स्मॉल n प्लस कैपिटल N जो होता है लगभग, इसमें कहने का मतलब ये भाई मोल प्रभाज की आप डेफिनेशन पढ़े थे, वहां पर विलेय का मोल प्रभाज अलग था, स्मॉल n बटा n प्लस कैपिटल, और विलायक का कैपिटल N बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N था। तो विलेय का है, अब यहाँ देखेंगे विलेय का अगर मोल प्रभाज, यहाँ पर ये तो विलेयन है, ये विलेय है, तो विलेयन में अगर विलेय की मात्रा बहुत अल्प होती है तो इन दोनों को हम n के इक्वल मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, फी नॉट माइनस PS बटा फी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल n बटा कैपिटल N। कहने का मतलब इसकी वैल्यू बहुत कम मात्रा में है, इसलिए इसको इसकी तुलना में नगण्य मान लेते हैं। ठीक, ये अप्रोक्सीमेटली का चिन्ह लगभग हो जाएगा बराबर, तो ये भी एक फार्मूला बनता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे n क्या होता है, n बराबर होता है स्मॉल w बटा स्मॉल m, और कैपिटल M बराबर क्या होता है, कैपिटल W बटा कैपिटल M। ये पहला और चौथा मल्टीप्लाई करता है, दूसरा और ये हो जाएगा स्मॉल w बटा कैपिटल M, स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये इतना बराबर इतना हो गया, ये इसका न्यूमेरिकल है, और इस पर बटा स्मॉल m इंटू कैपिटल W, इस पर न्यूमेरिकल लगेगा, इसको बढ़िया से याद कर लेना।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।